बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी, अपनी स्टडीज़ का भी और दूसरी एक्टिविटीज़ को अच्छे से बेटा क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। बच्चों, पहली बात कि मुझे पता चला है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इन ऑनलाइन क्लासेस को ऐसे ही बस मजाक के तौर पे ले रहे हैं। बच्चों, अब जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा वो दोबारा से जब आप स्कूल आएंगे तब इतना टाइम नहीं होगा कि हम दोबारा से उस सिलेबस को कवर कर सकें। तो बच्चों, आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी बल्कि आपने ऐसा करना है। आपने बच्चों जो जो चीज़ें अब आपको पढ़ाई जाएंगी आपने उनको साथ साथ क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि बच्चों जब आप स्कूल आएँ तो आप अच्छे से टेस्ट सेशन को क्या कर सकें, ज्वाइन कर सकें। ठीक है बेटा, 10th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर है हमारे पास 15 जिसका टाइटल था इनहेरिटेंस। और बच्चों इस चैप्टर में जो जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक के लिए बेटा आपके पास पेज नंबर है 98, पेज नंबर 98 और जो टॉपिक का टाइटल है बच्चों वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बच्चों? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा इस चैप्टर, इस टाइटल में, आज के टॉपिक में हमने देखना है कि जो मेंडल है उसको बेटा जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, ये समझा जाता है कि जो जेनेटिक्स की इब्तिदा थी, जो जेनेटिक्स की स्टडी की इब्तिदा थी बच्चों, वो किससे शुरू हुई? मेंडल से। ठीक है, अब इस छोटे से टॉपिक में बेटा आपके पास 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको पहली बात तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल कौन था? ठीक है, और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? ठीक है, तो पहली बात बेटा जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आपके पास ग्रेगर मेंडल था, इसका पूरा नाम था क्या? ग्रेगर मेंडल। इसका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अब बच्चों ये कौन था? ये एक क्रिश्चियनिटी मजहब में बेटा पादरी होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइस्ट या मोंक। ठीक है, ये क्या था? एक हमारे पास मोंक था। मोंक का मतलब होता है पादरी, जो उनकी इबादत गांव में बेटा जैसे हमारे यहाँ पे इमाम मस्जिद टाइप होते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में भी बेटा उनके कुछ मजहबी पेशवा होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्राइस्ट कहते हैं या मोंक कहते हैं। ठीक है, अब बेटा कहाँ का रहने वाला था ये? बेटे ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, एक है बेटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वहां का रहने वाला नहीं था, ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। वहां पे एक चर्च में ये क्या था? प्राइस्ट था। ठीक है, अब इसने किया क्या था? इसका बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि इसने जेनेटिक्स के बारे में जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे वो दिए थे। ठीक है, he developed the fundamental principles of genetics। अगर पूछा जाए कि who was Mendel, what are its contributions, तो आप क्या बताएंगे? Mendel was a priest from the Austria and he developed different basic principles of the genetics। ठीक है, चलें यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। he developed basic principles of what? Of genetics। ठीक है, और अल्टीमेटली जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा इसने क्या कहा था? इसकी जो स्टेटमेंट, जो आज जिस चीज को हम जीन के हवाले से जानते हैं, मेंडल ने से बहुत देर पहले ही बेटा बता दिया था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था देयर आर स्पेशल फैक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। बेटा ये इसकी स्टेटमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। देयर आर स्पेशल फैक्टर्स, देयर आर स्पेशल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स जो क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल, इन ऑर्गेनिज्म, इन
organisms which control, क्या कंट्रोल करते हैं, which control the expression of a trait, which control the expression of a trait and their transmission to the next generation. क्या बेटा गौर से देखें, उसने कहा था कि हमारे पास क्या है, कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं, क्या हैं, कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं जो किस चीज को कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, कि जो कोई भी ट्रेट है बेटा वो किस तरह से शो होगी, उसकी जो आगे फिनोटाइप होगी वो क्या होगी, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। और उन बेटा ये जो फैक्टर्स हैं इनको आज के दौर में हम जीन्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बात दोबारा से सुने, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं और उसको बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, और हम आज ये जो फैक्टर्स थे इनको मॉडर्न जेनेटिक्स में हम जीन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, जीन्स का नाम देते हैं। ठीक है बच्चे, चलें, these factors were eventually termed as gene। ठीक है, अब यही जो फैक्टर्स हैं हम इनको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अब हमें पता है कि जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, किसी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए। क्लियर हो गया, थ्रू आउट द चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं कि जीन इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए और इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक प्रोटीन दैट कंट्रोल अ सर्टेन ट्रेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली बहुत देर पहले ही मेंडल ने बता दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। लाइक ट्रेट से क्या मुराद है, उसने कहा था कि कोई फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताऊं कि हमारा हेयर कलर है। ठीक है, हेयर कलर क्या है, एक ट्रेट है। उसने कहा था कि हर जानदार में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस हेयर कलर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम आई कलर की बात करें तो किसी भी जानदार में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी आई कलर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी आगे जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन है उसको भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। मेंडल ने ना आपके पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मेंडल ने क्या किया था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, किस प्लांट पे, पी प्लांट पे। मेंडल ने बच्चों डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन की थी पी प्लांट पे। अगर हम यहाँ पे छोटी सी हेडिंग दे लें, एक्सपेरिमेंटेशन, अच्छा बेटा मेंडल ने जो आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया था वो था पी प्लांट। क्या था, पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वो है आपके पास पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम। चलिए अब बेटा मेंडल ने यही प्लांट क्यों यूज किया। मेंडल और भी तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकता था। उसने यही पी प्लांट को क्यों यूज किया, इसकी रीजन भी बेटा वो अपनी बुक्स में क्या करता है, मेंशन करता है। यहाँ पे जनरल क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम जो है वो जेनेटिक ट्रेट्स को स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन जेनेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं छोटा सा मेंशन भी कर देता
व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, किसके लिए, व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसके लिए, ताकि हम उसको यूज कर सकें जेनेटिक स्टडीज में। ठीक है, चलें जी, वो बेटा वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पहला कैरेक्टर बेटा, पहला कैरेक्टर आ रहा है आपके पास, देयर शुड बी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स दैट कैन बी स्टडीड। देयर शुड बी a number of different traits that can be studied, ठीक है। अब इस बात से क्या मुराद है, इस बात से मुराद ये है बेटा कि कोई, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, किसी प्लांट को ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए अलग अलग, जो हम क्या कर सकें, जिनको डिस्कस कर सकें। अगर मैं पी प्लांट की एग्जांपल दूं बेटा, तो उसने पी प्लांट क्यों चूज किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे वो स्टडी कर सकता था। लाइक क्या क्या बेटा, पहली बात तो वो फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकता था। ठीक है, फ्लावर का जो आपके पास पी प्लांट का फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकता था, उसके सीड की शेप को स्टडी कर सकता था, उसकी हाइट को स्टडी कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा वो जो आपके पास स्पॉट आता है पूरा मटर का, उसकी शेप को स्टडी कर सकता था, फ्लावर पोजीशन को स्टडी कर सकता था, स्टेमन लेंथ को स्टडी कर सकता था। ये सारी चीजें बेटा क्या, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी ट्रेट्स होनी चाहिए जिनको एक साथ क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके। क्लियर हो गया? दोबारा सुनिए बेटा, इस लाइन से क्या मुराद है, इस लाइन से मुराद ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ट्रेट, सिर्फ एक ही ट्रेट नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी ट्रेट्स होनी चाहिए जिनको हम क्या कर सके, स्टडी कर सकें। ठीक है, अगर बेटा पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट मैंने आपको बताया है, सबसे पहली बात वो सीड की शेप को स्टडी कर सकता था। ठीक है, दूसरा बेटा वो सीड के कलर को स्टडी कर सकता था। ठीक है, तीसरा फ्लावर की पोजीशन को स्टडी कर सकता था। चौथा जो पॉड होता है बेटा, जो पूरा मटर का एक आपके पास स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, उसको स्टडी कर सकता था। ठीक है, उसके अलावा बेटा फ्लावर की जो पोजीशन है उसको स्टडी कर सकता था, स्टेमन और एंथर की पोजीशन को भी वो क्या कर सकता था, स्टडी कर सकता था। तो क्या होना चाहिए बेटा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स होनी चाहिए उनमें, ताकि बेटा हमने जो जेनेटिक के मॉडल में यूज कर सकें। क्लियर हो गया? चले, दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, दूसरा कैटेगरी इंपॉर्टेंट इनका क्या होता है, there should be the organism should have contrasting traits, the organism should have contrasting traits। अब इस बात से क्या मुराद है, कंट्रास्ट कहते हैं बेटा ऑपोजिट। अब देखो इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है। इस पॉइंट के मुताबिक बेटा जो भी कैरेक्टर्स होंगे ना, जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। लाइक एग्जांपल देता हूं बच्चे, फॉर एग्जांपल हम हाइट की बात करते हैं, पी प्लांट में हाइट की बात करते हैं, तो बेटा या तो वो टॉल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, दो एक्सट्रीम्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइट ज्यादा है फिर कम है, 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 नहीं, या तो वो हाइट उसकी ज्यादा हो या क्या हो, कम हो। ठीक है, दूसरी तरफ या तो दो ही कलर होने चाहिए उसमें, या तो उसका कलर आपके पास ग्रीन हो या क्या हो, येलो हो। ऐसा ना हो ग्रीन है फिर येलोइश ग्रीन है, फिर येलोइश ग्रीन है, फिर जाके क्या आता है, येलो आता है। नहीं, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, एक दूसरे के अपोजिट ट्रेट। ठीक है, सिर्फ उनकी दो क्या हो, बेसिक एक्सट्रीम्स हो जिनको हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है, चलें, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम हाइट की बात करें तो उसमें टॉल और स्मॉल, ठीक है,
कलर की बात करें तो उसमें हमने पी प्लांट में देखना आगे जाके कि कुछ जो सीड्स हैं वो येलो कलर के होते हैं, कुछ होते हैं ग्रीन कलर के। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, द ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग। द ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, चलें ऊपर लिख लेते हैं। जो बेटा तीसरा करैक्टर होगा आपके पास इसका वो ये है कि द ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज। अब इस बात से क्या मुराद है कि बेटा आप अभी पीछे पढ़ के आए हो, उसमें रिसेंटली रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। उसमें बेटा अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है कि सेम प्लांट के मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन कर लें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो आपके पास मॉडल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बेटा इसके साथ साथ उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन should also be possible। ठीक है बच्चे, क्या कितने करैक्टर पढ़े हैं? पहला करैक्टर क्या बेटा, उसमें अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए। दूसरा करैक्टर क्या, जितनी भी ट्रेड्स हों वो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग हों, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हों। ठीक है, तीसरी बात क्या कि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी काफी नहीं है, उसमें बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, चलें लास्ट बेटा पॉइंट, द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म शुड हैव शॉर्ट बट फास्ट लाइफ। इस बात से क्या मुराद है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों वो उसमें वो जल्दी से मैच्योर हो जाए। ठीक है, बहुत कम अरसे में मैच्योर होके आगे हैं दोबारा से रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाए। ठीक है, चलें दोबारा से सुने, शॉर्ट लाइफ साइकिल से क्या मुराद है कि जल्दी से, फॉर एग्जांपल हम पी प्लांट की बात करते हैं, जैसे ही वो पैदा हो कुछ अर्से के बाद वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए और फिर दोबारा से अपनी तरह के जो पी प्लांट्स हैं उनको डेवलप करना क्या करते शुरू कर दे। तो उनका लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए बच्चे, कितने हमने सबसे पहले देखा मेंडल कौन था। मेंडल ने जो आपके पास जीन की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी, और लेकिन वर्ड उसने प्रॉपर जीन का यूज नहीं किया था। वो क्या थी, वो डिफरेंट ट्रेड्स क्या होनी चाहिए किसी भी जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक्स में उसके लिए। ठीक है, अब बेटा उसने लास्ट में ये भी बताया कि उसने पी प्लांट क्यों यूज किया था। लास्ट में पैराग्राफ पेज नंबर आपके पास 98 पे है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ऊपर, उसमें उसने बताया ऑल दिस फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, नॉर्मली फ्लावर ऑफ पी प्लांट अलाउ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, क्योंकि पी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन की ऑप्शन थी, लेकिन इसके साथ साथ बेटा क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द अदर प्लांट। ठीक है, ईच ट्रेड स्टडीड इन पी प्लांट हैड टू डिस्टिंक्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया है कि कलर भी है तो वो भी दो डिफरेंट फॉर्म में है। ठीक है, अगर हाइट है वो भी डिफरेंट है, दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट है। या अगर हम फ्लावर की पोजीशन की बात करें, पोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ये हम आगे भी इंशाल्लाह साथ साथ क्या करते रहेंगे, इसको स्टडी करते रहेंगे। आज का लेक्चर बेटा बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर, बेसिक सा टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया है कि जो मेंडल है बेटा उसका क्या रोल था। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम मेंडल ने जो प्रॉपर लॉ दिए थे आपके पास जेनेटिक्स के हवाले से, जिनकी वजह से वो जाना जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आइंदा आने वाले लेक्चर्स में बेटा हम फिर उन पे काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। साथ साथ पढ़ते रहें बेटा, ताकि जो है बाद में आपके लिए मुश्किलात ना आए। आज के लेक्चर के लिए बच्चों जी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।